Hello friends, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +2 class and this is lecture 8. In last lecture we have discussed about how to calculate the density of the unit cell. Different unit cells जो हैं उनकी डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने लास्ट में सीख लिया था. ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया था. डेंसिटी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय NA. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास. मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा. डेंसिटी हमने निकाली थी यूनिट सेल की, वो किसके बराबर आ गई थी. Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय NA. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर. Z हमारे पास क्या था, रैंक थी, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट यूनिट सेल्स. देयर आर 3 यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक, FCC एंड BCC. ठीक है, तो उनके अंदर Z की वैल्यू कितनी आती है वो थी. M जो है, अगर आपको एटम गिवन है तो ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा. अगर मॉलिक्यूल के लिए डेंसिटी पूछी हुई है, लाइक NaCl है, जिंक क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो उनके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोलर मास आ जाएगा. ये एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है. उसके बाद आता है A क्या है, एज लेंथ है. ठीक है, एज लेंथ कोई भी यूनिट सेल है, जैसे ये बना हुआ है क्यूब यहाँ पे, तो ये सारी इसकी क्या है, एज लेंथ है, वो आपको एज लेंथ गिवन करेगा. ठीक है, और Na एवोगाड्रो नंबर, ये आपको वैल्यू पता ही होती है, 6.02 इंटू 10⁻23. इट इज द एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, तो यहाँ से हमने कल क्या कैलकुलेट कर लिया था, डेंसिटी कैलकुलेट कर ली थी. उसके बाद आता है बेटा कि अब पोजीशन एंड नंबर ऑफ वॉइड्स इन CCP या फिर FCC अरेंजमेंट. ठीक है, आपको देखना क्या है कि पोजीशन मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे वॉइड्स और कितना नंबर प्रेजेंट होगा, कितनी संख्या होगी उनकी. ठीक है, कहाँ होंगे और कितने प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, FCC के अंदर. ठीक है, FCC जो अरेंजमेंट थी वो उसके अंदर वर्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं. मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ. जब हम 3D क्लोज पैकिंग बना रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या बनाई थी, एक ABC टाइप बनाई थी. ठीक है, ये कैसे आई थी आपको कुछ याद हो तो कैसे बनाया था हमने. A जो लिया था वो तो कौन सा लिया था, 2D हेक्सागन. ठीक है, जो B लेयर थी वो मैंने कहाँ पे रखी थी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करवाया था. ठीक है, और जो C लेयर थी वो कहाँ पर रखी थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करवाया था. ओके, तो तब हमारे पास क्या बनती चली आ रही थी, डिफरेंट लेयर आती चली जा रही थी. फिर आपको ये भी बताया था मैंने कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने एटम से मिलकर बनता है, 4 एटम से मिलकर बनता है. और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो कितने एटम से मिलकर बनता है, 6 एटम से मिलकर बनता है. और इसकी स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से दिखाई थी आपको कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो ऐसे होता है. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा. तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और ये बता दिया था मैंने आपको. अब वो, लेकिन ये सारी चीजें आई किसके अंदर थी, FCC के अंदर, लास्ट में जो हमने पढ़ी थी. ठीक है, CCP या FCC के अंदर. तो हमें इसी के अंदर ही देखने हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट हैं और उनकी पोजीशन कहाँ होती है. ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे. मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना रखा है. ये किसका डायग्राम है, FCC का. कि मैंने बताया यहाँ पर कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं. आप जानते हो अच्छे से ये, क्योंकि फेस क्यूबिक सेंटर अरेंजमेंट है ना ये, तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे. लेकिन हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, वॉइड्स कैलकुलेट करने हैं. तो इनको 1 बाय 1 लेकर चलते हैं. तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो पोजीशन है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो कहाँ पर होते हैं. ठीक है, टीवी मतलब फुल फॉर्म लिखेंगे आप इसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड सबसे पहले तो ये देखोगी कि ये बनते कैसे हैं. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनेगा, 4 एटम से मिलकर बनेगा. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट कर दिया मैंने. एक एटम कहाँ रख दिया मैंने, फेस के सेंटर पे रख दिया. एक ये फेस ले लिया, इसके सेंटर पे रख दिया. एक इसके बैक वाला फेस ले लिया, उसके सेंटर पे रख दिया. ठीक है, आप बैठे हुए होंगे किसी रूम के अंदर तो आप देखना कि एक जो रूम है उसमें एक जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो कॉर्नर जो है कितने फेस के द्वारा शेयर्ड है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो 3 के द्वारा शेयर होता है. कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होगा ना वो कितने फेस के द्वारा शेयर होगा, वो 3 फेस के द्वारा. कैसे होगा, अगर कोई भी कॉर्नर मान लीजिए कि ये कॉर्नर लगाएंगे आप. ठीक है, ये वाला कॉर्नर है तो ये वाला जब फेस मानेंगे यहाँ भी प्रेजेंट होगा. एक ये वाला फेस होगा, इसके सेंटर के साथ भी शेयर कर रहा है. एक ये ऊपर वाला रूफ, ठीक है, रूफ वाला जो होगा वहाँ भी सेंटर कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है. ठीक है, इसका एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक ये अपर फेस है. मतलब ये वाला जो कॉर्नर है वो कितने फेस के द्वारा शेयर्ड है, 1
2 एंड 3। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो कॉर्नर है ये कितने फेस के द्वारा शेयर्ड होगा, एक फेस ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जो वॉइड बनेगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गया और तीन जो है वो तीन फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो 4 एटम हो गए टोटल। तो 4 एटम से मिलकर बनने वाला जो वॉइड है वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे बन भी रहा है टेट्राहेड्रल, आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अच्छे से बन रही है यहाँ पे। तो ये बीच वाला जो एटम है वो एटम नहीं सॉरी क्या है, वॉइड, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। तो ये चीज़ किसके ऊपर प्रेजेंट है, डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायग्राम, ठीक है। बॉडी डायगोनल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये बॉडी डायगोनल पे, लेकिन कितने, एक बॉडी डायगोनल पे कितने प्रेजेंट होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। मैं आपको समझाती हूँ, देखो मान लीजिए कि ये बॉडी डायगोनल है, ओके। एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, बॉडी डायगोनल हो गई, एक बॉडी डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होती है, 4r। आप जान चुके हो, अगर मैं इसको यहाँ से इसको कंप्लीट करूँ यहाँ तक तो आपको पता है, अगर एटम्स रखोगे आप तो r ये फिर r ये फिर बीच में एक बन रहा था, ठीक है, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो टोटल कितने r के बराबर होता है, ये 4r के बराबर होता है। और आप जानते हो कि 4r जो होता है वो किसके बराबर होता है, √3a के बराबर होता है, आपने जो रिलेशन कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, √3a/4, ठीक है, ये हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, वो सिर्फ कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि इसको मैं अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, ये चीज़ 1 2 3, एक पार्ट और लेना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है, ओके, ये चीज़, ठीक है। तो मतलब कि 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर, और एक कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेजेंट होने से था और बिल्कुल सेंटर में भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम्स कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। बेटा थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी है और इमेजिनरी भी है, लेकिन फिर भी आप डायग्राम को देख के थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है, इमेजिन भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन के अंदर आता है, ठीक है, पूछते हैं वहाँ पे, कंपटीशन एग्जाम्स जो भी होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें ये बताया था ना, ये पोजीशन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बॉडी डायगोनल पे। अब इनके नंबर निकालें, मतलब की संख्या निकालेंगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आएगी संख्या इनकी, कैसे, आपको पता है कि एक बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, लेकिन टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे, बॉडी डायगोनल मतलब कि रूम का एक कॉर्नर जो है वो दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे, ठीक है। इसका एक कॉर्नर यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसी प्रकार दूसरी इमेज भी होगी तो वो वहाँ से अपोजिट में मिलते चले जाएंगे, एक वहाँ से वहाँ तक, एक वहाँ से वहाँ तक, एक वहाँ से वहाँ तक, और एक ये और एक वो, ठीक है। तो इस तरीके से कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास बॉडी डायगोनल, कितने आ जाते हैं, 4 बॉडी डायगोनल आ जाते हैं। जब 4 बॉडी डायगोनल होंगे और एक बॉडी डायगोनल पे कितने प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 4 × 2 = 8, कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो FCC स्ट्रक्चर होती है या CCP स्ट्रक्चर होती है, फेस क्यूबिक सेंटर जो अरेंजमेंट होती है, उसमें टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बेटा, वो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं। और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, 2, वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर वो कैसे बनते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, 4 एटम्स के द्वारा बनता है, 4 एटम्स जो होंगे उनके द्वारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ओके ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप जानते हैं सभी की जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो कितने एटम से घिरकर बना हुआ होता है, वो 6 एटम से घिरकर बनता है। 3 एटम ऊपर होते हैं और 3 एटम जो होते हैं वो नीचे होते हैं, और उनके द्वारा बनने वाला जो वॉइड है वो क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं FCC में वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो एक तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर पे, ओके, बॉडी के सेंटर पे, और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एंड सेंटर पे, सॉरी एंड सेंटर,
एज सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे। मैंने पहले तो आप ये देखो कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो कहाँ पर है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट है बेटा, ठीक है। कई बुक्स में लिख भी रखा है और कई में नहीं भी लिख रखा है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एफसीसी के अंदर। तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और एज के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एज टोटल कितने होते हैं, 12। एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। अब एक सीधी सी बात है, मैं इसको लेकर चलती हूँ पहले बॉडी के सेंटर पे। तो मैं इसको बनाती हूँ एक बार, फिर से एक नया डायग्राम बनेगा। आप एक फिर से नया क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे बेटा अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो वो कैसे प्रेजेंट हो सका है, एटम तो नहीं, वो जो वॉइड है वो खाली जगह है। आप हम मान लिया जाएगी एक रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम के बीच में ही बैठते हैं ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि फेस पे जाके चिपक के बैठ जाते हैं हम, किसी भी दीवार पे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पे खाली जगह ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। तो वॉइड कहाँ है, वॉइड मतलब खाली जगह, मतलब हमारे बैठने की जगह कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर में ही है। और हम कितने फेस के द्वारा घिरे हुए हैं बेटा, 6 फेस के द्वारा घिरे हुए हैं। आप सभी जानते हो एक रूम में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर इधर, तो कितने होते हैं, ये 6 फेस होते हैं। 6 फेस जो है, 6 फेस के द्वारा हम घिरे हुए हैं, इसीलिए हमारे बैठने की जो जगह है वो कहाँ पर है, बीच में ही, क्योंकि बीच में ही खाली जगह है। हम फेस के ऊपर किसी भी दीवार, मान लीजिए कि दीवार है, फेस है, इसके बीच में हम जाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पर तो क्या बैठे हुए हैं, एटम्स बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए खाली जगह कहाँ है, हम कहाँ बैठ सकते हैं, स्पेस में ही बैठ सकते हैं, जहाँ पे खाली जगह होगी वॉइड होगा, ठीक है। तो वॉइड कहाँ पे होता है, बॉडी के सेंटर पे होता है। और बॉडी के सेंटर में जो वॉइड होगा वो कितने कैसे बनेगा, 6 एटम्स के द्वारा। कहाँ कहाँ होंगे, और वो 6 एटम्स डिफरेंट फेस पे होंगे, ठीक है, डिफरेंट फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे लिए जगह सिर्फ कहाँ पे बचेगी, बीच में। तो एक समझ में आ गया कि बॉडी के सेंटर पे क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, जो किसके द्वारा घिरा हुआ है, 6 एटम्स के द्वारा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जो कितनों के द्वारा बना हुआ होगा, कितने एटम्स के द्वारा घिरा हुआ होगा, 6 एटम्स के द्वारा। और वो 6 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेंटर ऑफ ईच फेस, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 फेस, ठीक है। 6 फेस प्रेजेंट होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए हमारे बैठने की जो जगह है क्यूब में, इसमें रूम में, तो वो कहाँ पे है, सेंटर में ही है। तो एक हो गया वॉइड वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वॉइड क्या है, खाली जगह ही है, खाली जगह बच जाती है। जहाँ पे एटम्स अच्छे से फिक्स नहीं हो सकते वो खाली जगह बच जाती है, तो एटम बीच में आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसे मतलब जो बीच में जगह है वहाँ पर हम बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब कितने वॉइड हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे कहाँ कितना होगा, 1। तो बॉडी सेंटर पे कितना होगा, 1। अब एज सेंटर पे देखो बेटा, एज सेंटर के लिए क्या होगा कि एज सेंटर पे टोटल एज कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। और एज सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो भी 6 के द्वारा घिरा हुआ होगा। देखेंगे आप, वॉइड होगा, ये जो वॉइड है, मान लीजिए ये एज है, एज का सेंटर है ये, ठीक है। ये पर्टिकुलर मैंने पूरी एज ले ली है, एज का सेंटर ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ भी एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी एटम प्रेजेंट है, ओके। इसके इधर भी एटम प्रेजेंट होगा, इसके बैक में भी एटम प्रेजेंट होगा, इसके इस साइड भी एटम प्रेजेंट है, इस साइड भी एटम प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनरी है लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, ओके। एक ये, ठीक है। या फिर इसी से देखो आप कि मान लिया जाए कि ये है, ये कोई भी एज है, एज का सेंटर ये होगा। तो एज का सेंटर अगर ये है, यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट है, तो वॉइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इधर भी एटम है और इधर भी एटम है, ओके। इसके इस साइड भी एटम होगा और इसके बैक साइड भी एटम होगा, इसके ऊपर भी एटम होगा और इसके नीचे भी एटम होगा। तो ये जो वॉइड बना हुआ है ये कितने से बना हुआ है, 6 से बना हुआ है, 6 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो लेकिन आप देखेंगे कि इस वॉइड का सिर्फ 1/4 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर है, क्योंकि हमें तो यूनिट सेल के अंदर निकालना है ना कि पोजीशन क्या है इनकी और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं। तो यूनिट सेल के अंदर देखेंगे तो यूनिट सेल के अंदर इस वॉइड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ओनली 1/4 ही है बेटा। बाकी जो पार्ट है वो दूसरे यूनिट सेल के अंदर है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एज सेंटर के ऊपर कितने प्रेजेंट होंगे, ये कि 12 तो एज होते हैं, 12 तो एज होते ही हैं, लेकिन एक यूनिट सेल के अंदर एज के सेंटर पे जो वॉइड है उसका कितना पार्ट अंदर की तरफ है, सिर्फ 1/4। कितना है, 1/4। तो जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। और ऊपर कितना था, ये 1 था। तो टोटल वॉइड्स कितने हो गए यहाँ पे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 1 + 3 = 4। टोटल कितने हो गए बेटा, 1 + 3 = 4। समझ में आ गई ये बात। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात।
इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए फिर से देख लो, आपको यही पता होना चाहिए कि बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एज के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो एज जो है वो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। एज के सेंटर पे जो वर्ड बन रहा है उस वर्ड का सिर्फ 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल के लिए काम कर रहा है, बाकी जो पार्ट है वो डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए है। ठीक है, तो हमें तो एक यूनिट सेल के लिए देखना है वर्ड को, तो वर्ड का कितना पार्ट, 1/4। ओके, और टोटल एज कितने, 12। तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 वर्ड तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड और एक बॉडी के सेंटर वाला, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इससे बेटा एक ट्रिक बनेगी छोटी सी। क्या ट्रिक बनेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास 3 क्या है यूनिट सेल्स हैं, कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी का हमने पढ़ लिया है, और कौन सा है, बीसीसी है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको एटम्स पता है ना, टोटल एटम्स कितने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल जाएगा, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं वो भी पता चल जाएगा। कैसे, अब देखें यहाँ पे टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने आए हैं, 4, किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। अब आपको पता है खुद कि जो एफसीसी होता है उसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4। कितनी होती है, 4। जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ना, किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। वो हमने कैलकुलेट किए थे, कैसे किए थे, कितने आए थे, वो 4 आए थे। ओके, तो आप देखेंगे कि जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं उतने ही क्या है उसके अंदर एटम्स भी हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं तुम्हारे पास, 4 आए हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड कितने आते हैं तुम्हारे पास, 8। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने आ गए, 8 आ गए। तो इसमें कोरिलेशन मैं करके दिखाऊंगी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे आपस में, एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। क्या ट्रिक बनेगी, आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर मान लिया जाए कि कोई भी यूनिट सेल दे रखी है, इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, वो मैंने मान लिए कितने, कैपिटल N, मतलब कि पर्टिकुलर यूनिट सेल कितने, 3 में ही तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने मान लिए उनके अंदर कितने हैं, N है, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर। तो उसका जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, जितने उसके अंदर एटम्स हैं, जितने उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 2n। आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल हो गया, जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के कैसे हो गए, डबल हो गए। 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शॉर्ट ट्रिक है। ओके, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको पता है किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अंदर वर्ड्स कैलकुलेट कर सकते हो। कौन कौन से वर्ड कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप टेट्राहेड्रल वर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कि बीसीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेंटर। बॉडी क्यूबिक सेंटर में आपको पता होना चाहिए कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2, क्योंकि बीसीसी में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर वाला तो कंट्रीब्यूशन करके कितना आता है, 1 एटम आता है, और बॉडी के सेंटर पे किसी के द्वारा शेयर नहीं होता। तो बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो देखेंगे टोटल एटम्स इन बीसीसी। ठीक है, बीसीसी मतलब कि बॉडी क्यूबिक सेंटर, इसके अंदर टोटल एटम्स कितने आते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में आप, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ओके, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं, 2 आए हैं। उसके बाद टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, 2 × 2 = 4। क्लियर, इसी प्रकार आप सिंपल क्यूबिक के लिए भी निकाल सकते हो, इजी था ये। यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी था कि जो एटम्स होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के, और वो डबल होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होते हैं, डबल होते हैं किसके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे रेडियस रेशियो। ओके, अच्छा एक चीज़ और कि जो ये होता है तुम्हारे पास, कोई भी यूनिट सेल आपने बनाया है उसमें जो वर्ड होते हैं, उनमें जो वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वर्ड कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे एटम प्रेजेंट था, यहाँ पे एटम प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट और यहाँ भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रन बन रहा था यहाँ से, और इनके बीच में कौन प्रेजेंट था, वर्ड प्रेजेंट था। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड मतलब छोटी जगह है, तो यहाँ पर कौन फिक्स होते हैं बेटा, कैटाइन। कौन फिक्स होते हैं, कैटाइन। और जो एनाइंस होते हैं वो जनरली क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अरेंजमेंट बनाने में तो एनाइन हेल्प करते हैं, और वर्ड्स जो होते हैं उस वर्ड को कौन ऑक्युपाई करते हैं, कैटाइन ऑक्युपाई करते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल कैटाइंस आर मच मोर स्मॉलर देन एनाइंस।
ठीक है। जो कैटाइंस होते हैं वो छोटे होते हैं किससे, एनाइन से। तो एनाइन तो अपनी अरेंजमेंट में लगे रहते हैं। तो कैटाइन जो है, दो एनाइन के बीच में अगर कैटाइन फंसा हुआ तो वहाँ से उठ के वो कहाँ पे चला जाएगा, वॉइड के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या बनते हैं, तो वॉइड में कौन होगा, कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं, और एनाइंस जो होते हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अरेंजमेंट में। मतलब कि अरेंजमेंट जो स्ट्रक्चर बनानी है वो किसके द्वारा बनती है, एनाइंस के द्वारा बनती है। लेकिन जो कैटाइंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज देन किसके बजाय उनका छोटा साइज होता है, एनाइन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियस रेशो। किसकी रेडियस रेशो, कैटाइन और एनाइन की रेडियस रेशो, और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और वो कितनी आती है। ओके, तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कल की नोटिफिकेशन लेते रहिए। थैंक यू।